हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और र्यूमर मिल के 138 एपिसोड में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। बहुत सारी मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ हैं, कुछ नॉट सो अच्छी न्यूज़ हैं, कुछ अफवाहें हैं, कुछ अच्छे लोगों ने पता नहीं बैठे बैठे क्यों सर फिरो जैसी बातें करी हैं। वो सब बातें करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं SSMB 29 की, जिसमें मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि बाहुबली अवतार हमें दोबारा से देखने को मिले, जिसकी वजह से राजा मौली इतने ज़्यादा फेमस हुए थे। हालांकि मेरे दिमाग में तो वो फेमस ईगा बनाने के बाद ही हो गए थे, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। उनकी बाहुबली से बेटर पिक्चर मुझे वो लगती है। लेकिन अभी SSMB 29 में मुझे थोड़ा सा डाउट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले की उनकी जो पिक्चर थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, RRR। उसमें टेक्निकली, स्टोरी टेलिंग वाइज बहुत फ्लॉज हैं। वो सिर्फ एक एलिवेशन वाली स्टोरी है कि हर सेगमेंट में एलिवेशन ले आओ बस। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि इसके अंदर ना हो, और उसकी एक होप दिख रही है, तो तभी मैंने सोचा कि मैं एक पॉजिटिव बात करूँ आपके साथ। इसका नाम रखा गया है जेन 63। अभी सिर्फ दिखावा नहीं है कि हम जेन जी को अपील कर लेंगे, इसलिए रखा गया इसका नाम। जैसे अपने जेन वी वगैरह इस तरीके की थोड़ी टेक टाइप की, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक सी अपने सीरीज़ वगैरह भी देखी होंगी, जो स्पिन ऑफ है द बॉयज़ का। ये भी मेरे ख्याल से कुछ एक साइंटिफिक नंबर की तरफ इंडिकेट करता है। ये जो जनरेशन 63 है, ये क्या फार्मूला है, क्या है, इससे इंट्रीगनेस आती है। तो आई होप कि ये उस जोन के अंदर जाए और मज़ा आए। जेम्स कैमरन का बोला जा रहा है कि इसका उद्घाटन करेंगे नवंबर के अंदर, जो अपना प्रमोशंस करने आएंगे अवतार का, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आने वाला है दिसंबर में। तो नवंबर में जब वो इंडिया टूर लगाएंगे, बातें शातें करेंगे कि अवतार क्यों देखनी चाहिए, तो उस टाइम पे वो इसका भी उद्घाटन, फर्स्ट लुक वगैरह या कुछ टीज़र वगैरह दिखाएंगे। इनकी दोस्ती हो गई ये राजा मौली साहब की और इनकी, बिकॉज क्रिएटिव माइंड जो हैं उस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को मतलब लाइक करते हैं। मतलब जेम्स कैमरन को तो खैर काफ़ी लोग लाइक करते हैं, बिकॉज ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। और राजा मौली ऑफ कोर्स हैज़ प्रूव्ड his I think his differentiated way of cinema, plus how great a marketer he is। मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ज़बरदस्त तरीके का मार्केटिंग ब्रेन चलता है, जो वो मूवी को बनाते टाइम सोचते रहते हैं कि मुझे इसको ऐसे मार्केट करना है। जो ओवर मार्केटिंग होगी मेरे ख्याल से RRR के अंदर, वो पिक्चर अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो फ्लॉप होनी चाहिए थी। ये मेरे मन की इच्छा है, पर मेरी मन की इच्छा पे मत जाओ। अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छी बात है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अगर आपको अच्छी लगी है पिक्चर तो इन्जॉय। बट ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं तो लोनर हो गया, अकेला हो गया, इनसिग्निफिकेंट हो गया, तो मेरी बात का तो कोई मतलब है नहीं। बट आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे। एक मूवी आई थी, सनी देओल की पिक्चर 20 साल से नहीं चल रही थी, अब चलनी शुरू हुई हैं। अपने बीच में आई थी तो वो थोड़ा सा चल गई थी, और काफ़ी टाइम हो गया उसको भी आए हुए। आई थिंक 2012 के आसपास कभी आई थी वो, और हिट हो गई थी, लोगों को काफ़ी पसंद आया था। सनी देओल का फर्स्ट हाफ में रोल ही नहीं था, फिर रोल दिखा, लोगों को बड़ा मज़ा आया कि क्या एंट्री हुई है। बॉबी देओल अच्छे लगने लग गए लोगों ने। मेरे को याद है कई इंटरव्यू में ये भी बोला था कि यार डांस अच्छा करता है, और अच्छी इमोशनल स्टोरी थी, और नीट क्लीन, आप किसी के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। अब इसकी स्टार का सेम रखी जा रही है, और अपने 2 की जो स्क्रिप्ट है होपफुली वो लॉक हो गई है। काफ़ी टाइम से लिखी जा रही थी, और कुछ तो उन्होंने स्क्रीन ग्रैब्स वगैरह, स्क्रीन शॉट्स ऑफ द स्क्रिप्ट का, जैसे कहते हैं लिखा होता है अपने अपने 2 टाइप्स, वो अनिल शर्मा ने बहुत पहले शेयर भी करे थे। तो ये आएगा, और होपफुली इनके 2 सन्स, और शायद इस बारी अनिल शर्मा के सन भी होंगे। उनका क्या रोल होगा इसके अंदर, क्योंकि मोस्टली ये नई कास्ट के ऊपर भी फोकस करेगी। जैसे कि आपने देखा था गदर 2 के अंदर, जहाँ सनी देओल का इंपॉर्टेंट रोल था, वहाँ पर उत्कर्ष का भी था। तो यहाँ पर आपको राजवीर का, उत्कर्ष का, बाकी क्या नाम था उनके फर्स्ट सन का, करण देओल का, ये सारे लोगों का भी कुछ ना कुछ अच्छा सिग्निफिकेंट चीज़ रहेगा। और मुझे इससे याद आ जाता है कि जब आपने दिल लगी देखी थी, तो उसमें तब बॉबी देओल यंग था, तो वो जो यंग वाला एस्पेक्ट था ना, थोड़ा सरफेरा टाइप सा, वैसा प्रेजेंट करना चाहिए तीनों बच्चों को। और ये तीनों बच्चे जो हैं उसमें से उत्कर्ष तीनों में से सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं ये बोलूँगा। बाकी 2 ऑलमोस्ट निकम्मे के जोन के अंदर है, सॉरी टू से, बिकॉज देओल फैमिली अदरवाइज इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, ईच वन ऑफ देम। ये खरे नहीं उतरे हैं, तो होपफुली ये ट्रेन होके प्रॉपरली आएंगे। राजवीर एंड करण के बीच में मेरे ख्याल से राजवीर थोड़ा बेटर है। ठीक है,
आपका क्या मानना है इसके बारे में ज़रूर बताना। अगेन सभ्यता के बारे में अगर आप देओल फ़ैन है तो मेरी बात का इग्नोर कर दो क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगी होगी। ऑफ कोर्स मैं भी देओल को बहुत लाइक करता हूँ, मैं फ़ैन किसी का भी नहीं हूँ, बट इसीलिए मैं उनके बेटरमेंट की बात कर रहा हूँ कि आप जब इतनी फिल्म इंडस्ट्री से थर्ड जनरेशन तक जुड़े होते हैं और अगर आपको एक्टिंग करनी नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने कुछ तो कहीं गलती करी है ट्रेनिंग के अंदर, जो फिर जनता आजकल थोड़ा सा जो होती है वो क्रिटिकल हो जाती है। ठीक है, और हम चाहते नहीं है कि सनी देओल जो इतना बड़ा एक्टर है, इतना ज़बरदस्त तरीके की परफॉर्मेंसेस देता है, वो अब उसके बच्चे को एक्टिंग नहीं आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी सनी देओल को लगता है कि जो बॉलीवुड है वो ज़्यादा इनोवेटिव नहीं है, प्लस डिसकनेक्टेड है ऑडियंस से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉबी बॉबी ये सनी देओल की जो बात है मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। हालांकि मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि सनी देओल के मुंह से ज़बान नहीं से कुछ नहीं निकलता था, हमेशा से यही डिस्करेजमेंट, यही फीडबैक उनको मिलता था, सॉरी, कि भाई अपनी पिक्चरों को प्रमोट करो, प्रॉपरली बताओ। तो हमने ये जाट वाट के बाद उनका बिल्कुल ही अंदाज़, गदर 2 के बाद अंदाज़ देखा कि ही इज़ प्रमोटिंग, ही इज़ एबल टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द क्वेश्चन, ही इज़ एबल टू फ्रेम हिज आंसर्स प्रॉपरली, वो सब कुछ हो रहा था। लेकिन दिस इज़ नॉट फेयर सनी, आई वुड से, बिकॉज इफ़ यू वर सो इंटेलिजेंट एंड यू न्यू द ऑडियंस 20 ईयर्स डाउन द लाइन, यू वर अ फ्लॉप स्टार। ठीक है, थोड़ा रियलिटी चेक कर लो, ऐसे ज़बरदस्ती किसी के ऊपर तोहमत मत लगा दिया करो कि भाई सारी इंडस्ट्री ख़राब हो गई। ये तो वही वही बात हो गई कि भाई मेरी अब दुकान चल गई तो मैं कुछ भी बोल दूंगा। ये नॉट एक्सेप्टेबल है, सॉरी, मेरे दिमाग के हिसाब से। अगर आप सनी देओल के अनकंडीशनल फ़ैन हैं तो आप ये बात मान सकते हैं। आपको किसी ने ढंग से प्रेजेंट नहीं किया था, आपको जैसी अच्छे से प्रेजेंट किया गया आप रॉक स्टार की तरह वापस आए और आपका मैच किसी और एक्टर से हो ही नहीं सकता, ये बात अलग है। लेकिन ये बोलना कि डिस्कनेक्टेड है, पता ही नहीं है, आपको पता था तो आपने भी 2-3 पिक्चरें डायरेक्ट करी थी और वो माशाल्लाह कितनी अच्छी निकली थी, सबको पता है। ठीक है, और आपकी फिल्मों की चॉइसेस भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट थी, वो सबको पता है। तो अगर आप रूटेड थे तो यू कुड हैव ब्रॉट द चेंज। तो उंगली उठाना तो बड़ा आसान होता है। ठीक है, 20 साल से जब आप कुछ नहीं कर रहे थे, आपकी पिक्चरें नहीं चल रही थी, दिमाग और प्रोसेसिंग और जो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी आदमी को ओवरनाइट तो चेंज नहीं होती, ये भाव पहले से ही होंगे। तो ये भाव पहले से ही थे तो फिर आप कर लेते कुछ चेंज। ये बस मेरे को ऐसा लगता है कि सनी ने क्यों कहा होगा, अगर मुझे समझ में आता है, उन्होंने साउथ में 2-4 लोगों को देखा, वहाँ पर थोड़ा सा हीरो वर्शिपिंग ज़्यादा होती है। सनी देओल एंड संजय दत्त एंड ऑल ऑफ दीज पीपल आर स्लाइटली ओल्ड स्कूल, कि जब वहाँ पर कोलैबोरेटिव काम हीरो मतलब हीरो होता है। तो उन्होंने जब ये देखा तो उसका कॉन्टम्पलेशन ये लगा दिया कि दे आर मोर अटैच टू द ऑडियंस। वहाँ अटैच टू द ऑडियंस का बात ही नहीं है भाई, यहाँ से ऑडियंस डिस्करेज हुई है बिकॉज यू डोंट हैव थिएटर्स, यू हैव वेरी हाई टिकट प्राइसेस, दैट्स द रीज़न। पीपल डोंट लव यू बिकॉज देर इज़ अ एफर्ट फॉर क्रिएटिंग हेट फॉर बॉलीवुड। ये एफर्ट है कि ये इनको डिग्रेड करेंगे तभी हम आ पाएंगे, ये सब रीजंस हैं उसके। ठीक है, वहाँ की पब्लिक कुछ भी हो जाए, चाहे आप स्टार हैं नहीं हैं, आपको इतनी जनता इकट्ठी हो जाती है, हर दूसरा साउथ का स्टार जो होता है वो नेता बन जाता है। क्यों बन जाता है? वो इसीलिए ही बनता है, सिर्फ एक ही रीज़न से, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अनकंडीशनल है, कुछ भी कर लें वो। वहाँ पर आपके बेटे को बोला जा रहा है नेपोटिज्म की औलाद, ये बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है? आप खुद अपने मन पे हाथ रख के बोल दो। वहाँ बोलते हैं कि यार नेपोटिज्म वाला ही चाहिए, इसका बेटा आ रहा है, मज़ा आ गया। तो फिर आप ये चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते कि ऑडियंस ख़राब है। यहाँ की ऑडियंस अलग तरीके से बिहेव कर रही है, वहाँ की ऑडियंस अलग तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, तो सॉरी, आई डोंट अग्री विद योर स्टेटमेंट। और आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे मेरे चैनल के ऊपर, मैं सनी देओल की बहुत प्रेज़ करता हूँ, बट मैं किसी का भक्त नहीं हूँ यार। अगर कुछ गलत है तो मैं बोल दूंगा यार, तो मैंने बोल दिया। थर्ड नंबर पे चलते हैं, बैटल ऑफ गलवाल के जो छोटे मोटे जो क्लियरेंसेस बाकी बचे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बताया जा रहा था कि भाई हमने शूटिंग लोकेशन चेंज कर दी, हमें ये नहीं वारा खा रहा था, हमें सेट हटाना पड़ा, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बातें नहीं थी, कुछ क्लियरेंसेस के इश्यूज़ थे। जो क्लियरेंसेस इनको मिल गई और शूट शुरू हो गई है, तो मुबारकबाद। लोग देखना चाहते हैं सलमान खान को। ये भी बोला जा रहा है कि भाई 50-60 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, तो फटाफट से ये जनवरी में रिलीज़ भी कर देंगे। जनवरी में और भी बड़ी बड़ी पिक्चरें हैं, और बॉर्डर 2 एक माइलस्टोन वाली पिक्चर होने वाली है, और ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, तो ये डिशम डिशम तो नहीं करेंगे सनी देओल और सलमान खान। तो ये वैसे भी इतनी जल्दी अगर रशडअप करेंगे तो कब इसको प्रमोट करेंगे, कब अच्छे गाने बनेंगे? तो मुझे लगता है थोड़ा आराम से कर लो। जो ओरिजिनल डेट इसकी थोड़ी सी कॉन्टम्पलेटेड थी वो थी समर्स, जब सबकी छुट्टियां होती हैं तब के आसपास, वो मेरे ख्याल से इसका राइट टाइम है। ठीक है, तो ये रश नहीं करना चाहिए। ठीक है, 15 अगस्त भी ऑलरेडी काफ़ी बिजी हो चुका है नेक्स्ट ईयर का, तो ये समर्स में आए तो ज़्यादा अच्छा है।
फोर्थ नंबर पे चलते हैं। श्रद्धा कपूर, ये मैंने थोड़ा सा न्यूज़ आपको पहले बताई थी बट ये फॉर्मल हो गई है। उत्कर्ष साहब जो हैं, उत्तेकर साहब जो हैं, सॉरी, लक्ष्मण उत्तेकर, जिन्होंने छावा बनाई थी, काफ़ी प्रेज़ हुआ था उनकी बिकॉज ऑफ द डिटेलिंग। और जो काफ़ी महाराष्ट्री लोग हैं उन्होंने बोला था कि जो सभ्यता दिखाई गई है, जो कॉस्ट्यूम दिखाया गया है, ज्वेलरी दिखाई गई है, जो महाराज की जो सिंहासन है वो दिखाया गया है, वो सब बहुत प्रॉपर है। और उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए अब मैडॉक ने उनको एक और पिक्चर का मौका दिया है जो महाराष्ट्रियन कल्चर ही दिखाएगी, लेकिन थोड़ा पीरियड ड्रामा होगा जिसमें बहुत सारा म्यूज़िक होगा और थ्रिल होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। और उसको लीड करेंगी श्रद्धा कपूर। और श्रद्धा कपूर की स्त्री के बाद, अब ये 2 के बाद काफ़ी टाइम बाद पिक्चरें आती हैं, और जब भी आती हैं 2-3 साल बाद वो पिक्चर ब्लॉकबस्टर होती है। तो मतलब शी इज़ अ रॉक स्टार, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं यार इसको तो एक्सप्रेशन नहीं आता, ये तो ये वो है, देखो मैं यही बोलता हूँ कि एक्टर की तुलना ना ये होती है कि वो कितना बड़ा मैग्नेट है बाकी लोगों के लिए। अगर वो मैग्नेट है और लोग उससे खिंचे तले होके थिएटर तक पहुंच पा रहे हैं तो द जॉब इज़ डन, ठीक है। तो वो स्टार है, तो शी इज़ अ स्टार, ठीक है, मेरी समझ के हिसाब से। अब मेढॉक को बैक टू बैक सक्सेस देखते हुए किसी ना किसी तो ने तो उनके ऊपर हाथ डालना ही था, और वो होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने उसके, अमेज़ॉन ने रादर, नॉट प्राइम वीडियो, क्योंकि उनके प्रोडक्शन, उनको काफ़ी, उनके प्रोडक्शन हाउस को काफ़ी ज़्यादा बैक किया है। 8 पिक्चरों की सीधा डील मार दी है, और ये प्रोजेक्ट में मोस्ट प्रॉब्ली शायद एक आधी पहली वेब सीरीज़ भी हो सकती है इनके साइड से, बट लार्जली 8 प्रोजेक्ट ये साथ में करने वाले हैं जो कि मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप अपने आप को प्रूव करते हो और बैक टू बैक आप हिट्स देते चले जा रहे हो, कभी ज़्यादा लॉस नहीं होते। अगर आपका OTT रिलीज़ भी होता है तेहरान टाइप, तब भी वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होता है। तो मतलब आपको कुछ कंटेंट की समझ है, और इस टाइम पे आप जो सनी देओल बोलना चाह रहे थे वो शायद उनके कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट नहीं है, बट लेकिन मेढॉक के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है, कि चाहे वो हॉरर कॉमेडी बनाएं, चाहे वो सिर्फ कॉमेडी बनाएं, चाहे वो सिर्फ लव स्टोरी बनाएं, या फिर देश सेवा वाली बनाएं, या फिर पीरियड ड्रामा बनाएं, वो सब कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ तो सही कर रहे हैं, जैसे TVF कुछ तो सही कर रहा है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर द प्रोसेस बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ देयर टीम, दे डूइंग समथिंग राइट। तो जब वो राइट होता है तो फिर ऐसे फिर आपको पैसे की बौछार भी होती है, अच्छी कोलैबोरेशंस भी होती हैं। 5th नंबर पे चलते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। छोटी सी न्यूज़ है, इसका इन्फ्रेंस आप यही लगा सकते हो कि इस पिक्चर को ओपनिंग बड़ी मिल सकती है। IMDb की जो मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है उसमें से जो 25% शेयर ऑफ वॉइस लेके बैठी हुई है वो है बागी 4। तो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा ऑडियंस है जो ये पागलपन, ब्लड स्लैश और टाइगर श्रॉफ को, इस तरीके का एक्शन जो कि यूजुअली दूसरे एक्टर्स नहीं कर पाते हैं, ऐसे वाला जो ये एक्शन करता है, देखना चाहते हैं, विच इज़ गुड। एंड आई डू बिलीव दैट अगर कोई अच्छा डायरेक्टर हो जो कि डांसर या कोरियोग्राफर ना हो और जो डायरेक्शन करने की इच्छा रखता हो, लेकिन वो खुद प्रॉपर डायरेक्टर हो, तो शायद वो अच्छी परफॉर्मेंसेस निकाल सकता है। केस इन एग्जाम्पल, वॉर 2 के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिस हुआ वो था टाइगर श्रॉफ, ठीक है, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी एक्टिंग वहाँ पर करी थी और अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस दिखाया था, अगेंस्ट होम, मतलब वेल एकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट ऋतिक रोशन। तो कर सकता है वो, और पीछे पीछे चली भी हैं। तो हम जैसे ही डी-रील होते हैं तो वो DJ बॉबी बोलने लग जाते हैं, चल जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि लॉर्ड बॉबी हो गया। तो ऐसे ही इसके साथ भी हो रहा है। मेरे ख्याल से पोटेंशियल बहुत है इसके अंदर, और डिफरेंशिएटेड भी है। अगर आप बोलो कि टाइगर श्रॉफ में क्या अलग है, तो आप इमीडिएटली बता दोगे कि ये अलग है। थोड़ा सा एक्टिंग के अंदर धीरे धीरे निखार आता चला जाएगा और हो जाएगा, मुझे लगता है। 6 नंबर पे चलते हैं। पवित्रा मेनन नाम की एक मलयाली एक्ट्रेस हैं, उन्होंने ये रेज़ किया है कि जाह्नवी कपूर से मलयालम में डायलॉग्स नहीं बोले जा रहे हैं, और ये क्या इतना फुलिश चीज़ इन्होंने करी है आज के टाइम में। अय्यो करने वाले, या फिर जैसे पंजाबी में कह देते हैं ओ पाजी, उस तरीके के करने में फेक लगता है, तो आप मलयालम एक्ट्रेस ही ले लेते हो। इसके 2 पहलू हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है पवित्रा मैडम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। आपको लगता होगा कि आपके मलयालम भाषा का जो कल्चर है वो नॉर्थ में समझ में आता है, किसी को घंटा समझ नहीं आता है, ठीक है। जैसे आपको नॉर्थ का कुछ समझ में नहीं आता, हमको यहाँ पर भी नहीं आता। आपने एक पिच मारी कि मुझे ले लेते, हम बड़ी अच्छे एक्टिंग कर लेते, मुझे तो हिंदी भी बोलनी आती। इट्स अ सेल्फ पिच विच वॉज लुकिंग एक्चुअली फुलिश मोर देन जाह्नवी कपूर, ठीक है। जब यहाँ पर हम नॉर्थ में पिक्चर देख रहे हो तो मैं ऑथेंटिसिटी के लिए नहीं देख रहा हूँ कि मुझे मलयालम लैंग्वेज सीखनी है या फिर उनका कल्चर सीखना है। मुझे
एक क्रक्स चाहिए, और मुझे वो क्रक्स मिल रहा है उससे, जानवी कपूर से। अगर आप ये चीज़ रेज नहीं करती तो किसी नॉर्थ इंडियन ने ये बात रेज भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, ये सिर्फ आपको पता है। जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि आपने डायलेक्ट ढंग से पकड़ा कि नहीं पकड़ा है, ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए क्रिटिकल नहीं हो गया कि भाई आपने तो बिल्कुल ऐसे नहीं बोला, वैसे नहीं बोला, पाजी ढंग से नहीं बोला, या फिर बल्ले बल्ले नहीं करा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से कि मुझे नहीं ले लिया, मैं पीछे रह गई, वैसे वाले जोन के अंदर था। और मलयालम मतलब थोड़ा गलत भी बोल दिया, अगर नहीं भी एक्सेंट आया तो आपका कोई इस मलयालम लैंग्वेज के ऊपर कोई वो तो है नहीं कॉपीराइट के, कोई और नहीं कर सकता। एटलीस्ट शी इज़ ट्राइंग एंड शी इज़ इम्प्रूविंग ऑल्सो, ठीक है। मे बी यू आर बेटर, बट एट द सेम टाइम ये जो रिफ्ट होते हैं ना ज़बरदस्ती के कि मैं आवाज़ उठा के बोल दूंगी, ये मेरे को गधापंती ही लगती है यार। कि ये आप एक सेम इंडस्ट्री के हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, ज़बरदस्ती है मैं ये कर देती, मैं वो कर देती। हो सकता है आपके अंदर कई सारी शॉर्ट कमिंग हो, कोई आके बोल दे, बेटर एक्ट्रेस विद्या बालन, कि आप मेरा तो एक भी सीन नहीं कर सकते कॉपी, ठीक है, मैं आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डायलॉग डिलीवर कर सकती हूँ, तो सारी पिक्चरें मुझे पवित्रा मेनन जी आपकी ले लेनी चाहिए, तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये ज़बरदस्ती की बातें आई थिंक सेम इंडस्ट्री के अंदर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप करोगे तो आप फुलिश लगोगे ये चीज़, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि जब आप इस तरीके की मूवी बना रहे हैं, अगर आपके पास चांस है तो मैं यही बोलूँगा कि हाँ, जितना ऑथेंटिक हो सकते हैं हो जाएं, क्योंकि लोगों ने आज के डेट में मलयालम मूवी भी देख ली है, बाकी पिक्चर भी देख ली हैं, लेकिन हैंग ऑन, उन्होंने मलयालम मूवी देखी है हिंदी डब के अंदर लार्जली। आपने देखी होगी ओरिजिनल लैंग्वेज में, लेकिन वो मिनिस्कुल परसेंटेज है, क्योंकि अगर आप कहते मैंने देखी है तो वो भी आपको खुद ही प्रूव रॉन्ग हो जाएगा। ये पिक्चरें पॉपुलर ही तभी हुई हैं जब हिंदी डब्ड में आनी शुरू हुई हैं। अगर मलयालम में ही सब लोग देख रहे होते तो वो इतना बड़ा ऑडियंस कभी भी नहीं बनता, ठीक है। तो मुझे ये जो उन्होंने किया ये बड़ा फुलिश लगा, और आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने एक्ट के ऊपर और अपनी लैंग्वेज के प्रोवेस के ऊपर, देन यू शुड हैव पिक्ड अप द फोन एंड हैव कॉल्ड मैडॉग गाइज दैट इन द नेक्स्ट मूवी प्लीज़ टेक मी एंड आई विल बी मोर देन ग्लैड टू परफॉर्म। मेरा आप वो ले लीजिए, टेस्ट ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, तो आई एम हैप्पी टू परफॉर्म दैट वेज, और मैं खरी उतरूँगी तो आप मुझे हायर कर लेना, ठीक है। तो ये जो करा है इंस्टाग्राम पे जाके, तो ये बहुत फुलिश था मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। 7 नंबर पे चलते हैं। अब देखो, जो मैं आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बात बोल रहा था ना कि सनी देओल के टॉपिक के ऊपर कि हाउ द फैंस आर डिफरेंट, एक्चुअली ये टॉपिक उससे लिंक्ड ही था, इसलिए मैंने आज कवर किया। हालांकि मुझे कोई लेना देना नहीं है कि एनटीआर के फ़ैन किसका सर फाड़ दें, किसके साथ क्या कर दें, मुझे क्या लेना देना उससे, ठीक है। लेकिन एनटीआर के फैंस ने बोला कि भाई साहब, एमएलए साहब अगर एनटीआर साहब को कुछ बोलेंगे तो हम आपकी जो रिकॉर्डिंग है जिसमें आपने गालियाँ वालियाँ कुछ दी होंगी या फिर अपशब्द यूज़ करे होंगे, मुझे नहीं पता क्या बोला, लेकिन हम ये पब्लिक कर देंगे। और पब्लिक कर देंगे, हम ऑटोज़ हायर कर देंगे, उसमें लाउड स्पीकर लगाएंगे और बता देंगे सारी दुनिया को कि आप कितने बदतमीज़ इंसान हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी जो नेता आदमी होगा जो पब्लिक इमेज का काफ़ी पर्टिकुलर होता है, वो कर नहीं सकता ये ऐसी अपनी इमेज ख़राब। तो उन्होंने थ्रेटन कर दिया कि भाई साइलेंटली या जैसे तैसे सॉरी बोल के काम ख़त्म करो, नहीं तो हम ये कर देंगे। अब ये जो फैंडम है ये 80s के बाद ख़त्म हो गया, 80s 90s के बाद, जब ये मल्टीप्लेक्सेस आने शुरू हो गए थे हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। तो सनी पाजी, ये आपके लिए मतलब मैं आपके रेफरेंस पॉइंट के लिए रखा था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वॉर 2 को लेके काफ़ी सारे जो लोग हैं वो उत्तेजित हो गए हैं कि किस तरीके से उसको डीमीन कर पाएँ, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो मेरे ख्याल से अयान मुखर्जी को हुआ है। और ट्रूली स्पीकिंग शायद उसी को होना भी चाहिए था, क्योंकि कभी कभी आप बहुत अच्छा पिच मार सकते हो, लेकिन पिच के बाद आपको डिलीवर भी करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई क्रिएटिव एजेंसी है, वो किसी क्लाइंट के पास जाती है कि हम आपके लिए ये क्रिएटिव्स बना सकते हैं, ये टेलीविज़न कमर्शियल बना सकते हैं। मैं से बहुत सी एजेंसी के साथ काम कर चुका हूँ, तो बड़ा ही कलरफुल लगता है यार, ये आइडिया बड़ा सही है, ये आइडिया बड़ा सही है, ये करेंगे, ठंडा मतलब कोको कोला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब आपको बहुत एक्साइट करता है। लेकिन एक्साइटमेंट के बाद जब अपना उसको दे दिया तो डिलीवरी भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और डिलीवरी में अगर चोमूपंथी आ जाए तो फिर वो बन जाती है कहीं ना कहीं वॉर 2। और वॉर 2 का जो एग्जीक्यूशन था, मेरे ख्याल से वही उसका डिसअपॉइंटमेंट था। कोई ये बोल दे कि स्टोरी बेकार थी, किसी ने नहीं बोला स्टोरी बेकार थी। सब तो बल्कि खुश थे कि इसके अंदर पाकिस्तान एंगल नहीं डाला, नहीं तो हर चीज़ में पाकिस्तान का एंगल आ जाता था, ठीक है। तो लोग खुश थे उस चीज़ से। लेकिन जिस तरीके की एग्जीक्यूशन थी, जिस तरीके की इनकन्सिस्टेंसी थी डायरेक्शन के अंदर, वन सीन टू अनदर सीन, आज तक ये नहीं पता कि एनटीआर साहब उठ के कहाँ से वॉर क्या बोलते हैं रॉ के अंदर आ गए, किसी को नहीं पता आज तक। सस्पेंस ही है ये,
तो जैसे वो बोला था ना उसने, अक्षय कुमार ने, हॉलीडे में पता नहीं बेबी में, तू सस्पेंस में ही मर, ऐसे ही ऑडियंस को बोलते हो ना, तुम बड़े सस्पेंस में ही जाओ हॉल से बाहर कि कैसे बन गया, कहाँ से बन गया। और वो इतना बुरा सस्पेंस है कि कोई उसकी थ्योरी बना के भी राजी नहीं है। एक वीडियो नहीं देखोगे आप इस थ्योरी के ऊपर कि भाई एनटीआर जो है वो पहुंचा कैसे वहाँ पर रॉ में, जबकि राइटफुली तो जो थॉट प्रोसेस जिसका सही था वो ऋतिक रोशन का था, तो ऋतिक रोशन ने तो जाना ही था कबीर ने। तो एनीवेज, तो आज की बातें और गुफ्तगू होती हैं ख़त्म विद माय ओपिनियन। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। जैसे कि आप नोटिस कर रहे होगे, कोशिश यही है कि ये सेगमेंट आपको अच्छा लगता है, र्यूमर मिल, तो जितनी जल्दी जल्दी आ सके तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर 2-3 दिन में एक बारी तो आ ही जाए। ठीक है, बाय बाय।